नमस्कार सभी साथियों को। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन से। हम समझेंगे कि साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे इसकी उत्पत्ति शुरू में हुई है। तो उसके अंतर्गत हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली परिभाषा आती है एबिंगहॉस की। सबसे पहली परिभाषा आती है एबिंगहॉस की। एबिंगहॉस ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। अतीत बहुत लंबा है अर्थात ये चली तो कब से आ रही है, लेकिन जो इसका इतिहास है इसका बहुत छोटा है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। उसके बाद में बात करें तो अब मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोयकर ने। कहाँ किया? इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब हम पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इसका इतिहास शुरू हो गया था 16वीं शताब्दी में ही। 16वीं शताब्दी में इसका इतिहास शुरू हो गया था। लेकिन अतीत की बात करें तो अतीत बहुत लंबा है, जो कि 400 ईसा पूर्व से माना जाता है। उसके बाद में हम बात करें अरस्तु। मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से ही मानी जाती है, इसीलिए अरस्तु को कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। उसके बाद में हम देखते हैं कि मनोविज्ञान जो शब्द है या जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से निकल के आया है। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है या इसकी जननी मानी जाती है दर्शन शास्त्र को। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि किस प्रकार से इसका अतीत था तथा किस प्रकार से इसका इतिहास था। लेकिन हमारे सामने बार बार घूम के वही शब्द आ रहा है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। तो हम ये देखते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का अर्थ है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि हैं, एक शब्द तो है साइके, एक शब्द तो है साइके, और दूसरा शब्द है लोगस। एक शब्द तो है साइके तथा दूसरा शब्द है लोगस, ये यू है यहाँ पर। अब साइके का अर्थ है आत्मा, और लोगस की बात करें तो इसका अर्थ है अध्ययन। तो हम दोनों शब्दों को मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो आत्मा का अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। तो साइके और लोगस का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। अरस्तु की हम चर्चा कर चुके हैं। इन्हें मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान के जनक के रूप में तो जानते हैं, लेकिन ये मनोविज्ञान को देखते थे आत्मा के रूप में। तो इसलिए अरस्तु का मानना है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। अतः सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया। आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले इनके साथ साथ और भी मनोवैज्ञानिक थे, जिनमें आते हैं अरस्तु और डेकार्टे। अरस्तु और डेकार्टे ने भी इसी आत्मा का विज्ञान माना है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आत्मा शब्द की सही तरीके से व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी में आते आते यह परिभाषा अमान्य रूप में जानने लगी, अर्थात इसका अर्थ नहीं रहा। उसके बाद में आते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी की बात करें तो मनोवैज्ञानिक आते हैं पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी मनोविज्ञान को बताते हैं मन तथा मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। मन या मस्तिष्क के मनोविज्ञान के रूप में पोम्पोलॉजी कहते हैं मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। 18वीं शताब्दी में किसी प्रकार की कोई हलचल देखने को नहीं मिली। अब 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इसमें बड़ा उछाल आया, क्योंकि इसमें आते हैं मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट।
जिनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है, विलियम वुंट। विलियम वुंट जो हैं वो इसे प्रयोगों के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए विलियम वुंट ने सर्वप्रथम 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगात्मक इसकी प्रयोगशाला स्थापित की थी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अर्थात जो विलियम वुंट हैं ये मनोविज्ञान को कहते हैं चेतना का विज्ञान, ये कहते हैं चेतना का विज्ञान, जिसमें विलियम जेम्स का भी समर्थन है। विलियम जेम्स का भी इसी मत पर समर्थन है। आगे बात करें तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की हम चर्चा कर चुके हैं। 1879 में स्थापित की थी विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो इन्होंने इसे कहा था चेतना का विज्ञान। अब धीरे धीरे ये शब्द भी लुप्त होता गया क्योंकि उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दे पाए, तो इसका अर्थ भी अपूर्ण होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य रही। इसमें एक बड़ा उछाल हमें देखने को यही मिला कि 1879 में जो मनोविज्ञान थी उसने दर्शन शास्त्र से अलग होकर अपना एक अलग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई मनोविज्ञान। उसके बाद में हम बात करें तो चेतना के विज्ञान के बाद में इसको जाना जाता है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। अब व्यवहार के विज्ञान के रूप की हम बात करें तो इसमें सर्वप्रथम समर्थन किया था वाटसन ने, इसलिए वाटसन को ही व्यवहार के विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को देखते हैं उनको कहा जाता है व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादियों का मानना ये था कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? व्यवहार कौन सा? व्यवहार जो वह है अपने आसपास के वातावरण के साथ करता है। वो कहते हैं कि वंशानुक्रम की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर बच्चे को व्यवहार को वातावरण उस प्रकार का दिया जाए तो बच्चा उसी प्रकार से व्यवहार करता है। तो इसमें वाटसन की एक प्रसिद्ध परिभाषा आती है जिसमें वो कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक ला के दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। इन्हीं का समर्थन करते हुए वुडवर्थ भी व्यवहारवादी कहलाते हैं। तथा वुडवर्थ की भी एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है जिसमें वो कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि शुरुआत इसकी मनोविज्ञान की आत्मा से ही हुई थी। सर्वप्रथम आत्मा के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में आते हैं पोम्पोलॉजी, जो इसको कहते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो मन या मस्तिष्क का उसके बाद में त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। बाद में या आज के समय में कहें तो ये जाना जाता है व्यवहार के रूप में। तो वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो आप लोगों को याद हो गई होगी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद में चेतना का त्याग किया, तथा अंत में या कहें तो आज कह सकते हैं कि ये व्यवहार के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बात करें तो करो ने भी इसके ऊपर परिभाषा दी है। या 20वीं शताब्दी की बात करते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। अब धीरे धीरे उसके बाद समय बीतता गया तथा आज के समय की बात करें तो आज भी व्यवहार के रूप में जाना जाता है मनोविज्ञान को, व्यवहार के रूप में। तो आज की बात करें या वर्तमान में मनोविज्ञान जो है
वो व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। अनुभूति का विज्ञान। तो ये हमने कुछ इसके इतिहास तथा अतीत की चर्चा की। उसके बाद हम देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आगे हमारे बहुत काम आएंगे। जैसे कि मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक के रूप में हमने चर्चा की थी। मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन इसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले थे थॉर्नडाइक। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो माना जाता है थॉर्नडाइक को। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा कि प्रयोगों के माध्यम से इसे किसने सिद्ध किया था या प्रयोगशाला स्थापित की थी, वो थी विलियम वुंट। वो थे विलियम वुंट। विलियम वुंट की बात हम कर रहे थे, तो इन्हीं को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आज के समय में जो भी प्रयोग देखे जाते हैं वो इन्हीं की देन है तथा यही चला आ रहा है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट को माना जाता है। उसके बाद हम बात करें अमेरिकन मनोविज्ञान की। अमेरिकन मनोविज्ञान के अंतर्गत जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। आगे इसी क्रम में बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं जीन पियाजे का भी मनोविज्ञान के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे, आगे धीरे धीरे। उसके बाद किशोर मनोविज्ञान। किशोर जो है ये भी आगे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। किशोर मनोविज्ञान के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो हैं स्टैनली हॉल, जिन्होंने किशोर अवस्था उसे संघर्ष व तूफान की अवस्था कहा था, संघर्ष तूफान की। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व की। इसकी पूरी चर्चा हम आगे की क्लासों में व्यक्तित्व में करेंगे। अभी हम इसका शॉर्ट नाम लिखते हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? ये माना जाता है ओलपोर्ट को व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। अब छोटी छोटी दो परिभाषा और हैं। मौलिक व्यवहारवादी के रूप में नाम निकल कर आता है स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। उसके बाद में व्यक्ति के अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो इनका जनक माना जाता है विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी मूल प्रवृत्तियां? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, जिनकी हम आगे क्लासेस में डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन था ये मनोविज्ञान के इतिहास को लेकर था, जिसकी हमने छोटी छोटी बातें की, उसकी किस प्रकार से पृष्ठभूमि रही उसकी हमने चर्चा की है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे तथा आगे के टॉपिक्स जैसे बाल विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि, इस प्रकार के जो आगे टॉपिक हैं उनको भी अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज का हम ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।